नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि आज म्युनिसिपल काउंसिल के जो चुनाव हो रहे हैं उसके हवाले से आपको अपडेट दिखा देते हैं। लगातार आप देखिए मेयर और डिप्टी मेयर के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए आज किस तरह से प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर पूरी की जा रही है। जम्मू में आज यहाँ मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो रहा है। राजेंद्र शर्मा का फादर ऑफ द सिटी बनना लगभग तय माना जा रहा है। डिप्टी मेयर पद पर या बलदेव बलोरिया की जीत भी पक्की मानी जा रही है। ओपन बैलेट के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवारों ने चुनावों का बायकॉट कर दिया है और जाहिर तौर पर आपको ये बताते चले कि ओपन बैलेट को लेकर पहले ही यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे कि विरोध पर जाएंगे। और पूरी तरह देखिए आज किस तरह से उम्मीदवारों ने यहां पर चुनावों का बायकॉट कर दिया है, क्योंकि ओपन बैलेट के खिलाफ ये कांग्रेस के उम्मीदवार उतरते हुए नजर आ रहे हैं। डिप्टी मेयर पद पर बलदेव बलोरिया की लगभग जीत जो है वो पक्की मानी जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा मेयर और डिप्टी मेयर के चुनावों में लगातार भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा था। और जम्मू को आज नया मेयर और डिप्टी मेयर मिल जाएगा और राजेंद्र शर्मा का फादर ऑफ द सिटी बनना लगभग तय माना जा रहा है। और डिप्टी मेयर पद पर बलदेव सिंह बलोरिया की लगभग जीत जो है वो मानी जा रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि 40 वोटों के खेल में किस तरह से काम जो है वो किया जाएगा, क्योंकि 44 का आंकड़ा है और 44 वोट अगर किसी को मिलते हैं तो वो जाहिर तौर पर मेयर और डिप्टी मेयर जो है वो बनकर सामने आ जाएंगे। लेकिन दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव चल रहा है और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवारों का प्रदर्शन किस तरह से बदस्तूर यहां पर जारी है। और इस साथ में ही पहले ही ये बात कही गई थी कि अगर ओपन बैलेट में यहां चुनाव होता है तो आरोप लगाए जाएंगे और विरोध भी किया जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से देखिए प्रक्रिया को किस तरह से अंजाम देने की आज कोशिश की गई है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद वहां पर रखी गई है और साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि कुछ समय के बाद ही देर शाम होते होते यहां पर रिजल्ट जो है वो सामने आ जाएगा कि आखिर मेयर कौन रहेगा और डिप्टी मेयर कौन रहेगा। लेकिन अटकलें ये लगाई जा रही है कि भाजपा का पलड़ा पूरी तरह से भारी दिख रहा है और फादर ऑफ द सिटी यहां पर राजेंद्र शर्मा का बनना बिल्कुल तय है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतिका, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव जो जम्मू में इस वक्त चल रहे हैं और उसी को लेके कांग्रेस की तरफ से आज इलेक्शन का बायकॉट कर दिया गया है, क्योंकि बीजेपी का पलड़ा पहले से भारी दिख रहा था। पर ऐसे में सीक्रेट बैलेट सिस्टम जो कि इलेक्शंस को लेके पहले फॉलो किया जाता था, इस बार जो ओपन बैलेट इलेक्शंस करवाई जा रही है उसी के विरोध में कांग्रेस ने विरोध जताते हुए आज की इलेक्शंस का बायकॉट कर दिया है। और ऋतिका, जिस तरह से पहले ही यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि सीक्रेट बैलेट का इस्तेमाल होना चाहिए और अगर कहीं पर भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया अगर चलती है तो जाहिर तौर पर वहां पर सीक्रेट बैलेट का ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज जिस तरह से ओपन बैलेट सामने आया है, क्या लगता है कि बीजेपी को कितने वोट वहां पर मिल सकते हैं और निर्दलीय जो उम्मीदवार खड़े हैं और कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं? जो आपको बता दें 75 वार्ड हैं जिसमें से 73 कॉर्पोरेटर्स की आज वोटिंग में यहाँ पे उपस्थिति होनी थी, क्योंकि 2 कॉर्पोरेटर जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है और उसी के बाद 44 काउंसलर्स जो हैं वो बीजेपी के फेवर में पहले से हैं और उसमें से 15 जो हैं उनका समर्थन भी कहीं ना कहीं बीजेपी को ही जा रहा था और कहीं ना कहीं बहुमत बीजेपी की तरफ है और जो जीत है वो पहले से उन्हीं की बताई जा रही है। परंतु फिर भी रिजल्ट का इंतजार करना जो है वो अनिवार्य है और इसी के चलते कांग्रेस का बायकॉट वहां पर ऋतिका, अभी तक कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी? कि आपको बता दें कि मेयर के लिए सुबह 10:15 में प्रक्रिया शुरू की गई थी और 12:15 तक का समय था वोटिंग को लेकर मेयर की सीट के लिए और वो अभी बंद हो चुका है कार्यक्रम। और इसके बाद अगला अब जो वोटिंग को पूरा गणना करने की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी, जो कि 1 बजे के करीब तक चलेगी और इसके बाद डिप्टी मेयर के चुनावों को लेकर पूरी जो प्रोसेस है उसे शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ पर इस वक्त क्या कुछ हालात हैं और क्या लगता है कि कब तक रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा? आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो भी काउंसलर्स हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों या निर्दलीय, तमाम काउंसलर्स यहाँ पे पहुंच रहे हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं और इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का खलल ना पड़े इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और यहाँ पे जो इलेक्शंस को लेके प्रोसेस है वो कंटिन्यू चल रही है और इस वक्त काउंटिंग जो है वो प्रोसेस शुरू अंदर हो चुकी है और इसी के साथ जल्द ही इसके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे और उसके बाद डिप्टी मेयर की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। चलिए ऋतिका, और डिप्टी मेयर को लेकर अगर बात करें तो वहां पर जो प्रत्याशी हैं, कितने प्रत्याशी मैदान में हैं? क्योंकि मेयर पद के लिए तो आपने बता दिया, डिप्टी मेयर के पद के लिए कितने प्रत्याशी मैदान में हैं इस वक्त और किस तरह से रहेगा उनका आंकड़ा भी?
जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि डिप्टी मेयर के लिए बीजेपी से क्या कुछ नाम आया है और कांग्रेस से क्या क्या नाम आए हैं, उनका थोड़ा सा जिक्र करना चाहेंगे। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, मेयर के लिए द्वारका चौधरी और डिप्टी मेयर के लिए सोनिका शर्मा का नाम आया था। वहीं पे अगर मैं बीजेपी की बात करूं, बीजेपी में जो नाम है वो सबको ही पता है, क्योंकि काफी लंबे अरसे से बातचीत चल रही थी और पूर्ण समर्थन के बाद उनका नाम आगे दिया गया है। और इसी के साथ जल्द ही जब रिजल्ट आएंगे वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले नहीं होंगे, क्योंकि जो पहले से अटकलें लगाई जा रही हैं उसी के हिसाब से रिजल्ट के आने की संभावना है। चलिए रितिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर किस तरह से आज प्रक्रिया यहां पर वोटों की चल रही है और कुछ ही समय के बाद मेयर पद के लिए जो चुनाव यहां पर हो रहे हैं वो उसका जो परिणाम है घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि राजेंद्र शर्मा यहां पर विजयी बनकर सामने आएंगे और डिप्टी मेयर के चुनाव भी उसके बाद ही यहां शुरू हो जाएंगे। लेकिन लगातार देखिए भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा जो है वो भारी दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर पूरी तरह से इस वक्त नाराजगी है, विरोध वो दर्ज करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ओपन बैलेट को लेकर वो विरोध में उतर आई है। सीक्रेट बैलेट होना चाहिए था, इस तरह से बातचीत जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही गई है। क्या कुछ कहना था, जरा कुछ लोगों का देखिए जरा। ये संगठन का फैसला है। संगठन ने जो भी कैंडिडेट हमारा खड़ा किया है मेयर डिप्टी मेयर के लिए और भारी बहुमत के साथ हम लोग जीतेंगे। हमारी अपनी फुल मेजॉरिटी है, उसके बावजूद भी जो अदर हमारे कॉर्पोरेटर्स हैं उनका भी सहयोग मिल रहा है, काफी के फोन भी आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि हम मिलजुल कर काम करना चाहते हैं, क्योंकि मेयर जो हमारे हैं राजेंद्र शर्मा जी, हमें उन पर भरोसा है। उन्होंने हमारे साथ वादा किया है और साथ में उन्होंने कहा कि मैं एक विजन से काम करूंगा। हम भी विजन वाले लोग हैं, इसी करके हम उनका सहयोग कर रहे हैं। बलोरिया साहब का भी कर रहे हैं, उनका भी कर रहे हैं और साथ में मिलकर काम करने के लिए मतलब तत्पर है। और उसमें मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जैसे हमारा टाइम रह गया कम, कोरोना काल में भी हमारे 2 साल हमारे जाया गए काम नहीं, इसका वजह से भी मैं एलजी साहब से भी कहना चाहता हूँ, अपने जो मेयर है उनको भी कहना चाहता हूँ कि हमारा कम से कम 1 साल बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम वो लोगों के साथ जो वादे किए हुए हैं वो पूरा करें। ये जो इलेक्शन हमारी है, इन्होंने पहली बार अपने डर के मारे कि हम हार जाएंगे, इन्होंने जो ओपन बैलेट से इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। हमें पहले भी हमारी यहाँ पे इलेक्शन हुई थी मेयर और डिप्टी मेयर की, तब जो था ये सीक्रेट बैलेट पे हुई थी। इन्होंने जो पहली बार किया है, सरकार ये वो काम करती है जो इनको जहां लगता है कि हमें यहाँ पे डर है, हम हार सकते हैं, इन्होंने एक नया कानून लाया और उसके तहत ये अंदर ओपन बैलेट से इलेक्शन। कहाँ का ये कानून है कि ओपन बैलेट से इलेक्शन होगी? हम कारपोरेटर बन के आए थे सीक्रेट बैलेट पेपर से, और हम जो मेयर और डिप्टी मेयर चुनेंगे वो भी सीक्रेट से चुनेंगे, नहीं तो हम हिस्सा नहीं लेंगे, हम कह के आए। कल आपने देखा कि मेयर और डिप्टी मेयर के पद के लिए जो चुनाव हो रहे हैं किस तरह से यहाँ पर अब सूरत हाल जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ही समय के बाद मेयर यहाँ पर जम्मू को मिल जाएगा और उसके साथ ही साथ डिप्टी मेयर के भी चुनाव शुरू हो जाएंगे। अगली खबर की ओर बढ़ जाएगी। बेमौसमी बरसात की वजह से किसानों को काफी परेशानी हो रही है। बेमौसमी बरसात से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। हीरानगर की सरकारी मंडी में ये पानी यहाँ आप देखिए धान में किस तरह से डूब गया है। धान की सैकड़ों क्विंटल फसल मंडी में ही बर्बाद हो गई है। इस वक्त बड़ी अपडेट किसानों के हवाले से देखने को मिल रही है, जहां पर बेमौसम बरसात किस तरह से किसानों के लिए आफत बनकर सामने आई है। अब देखना ही होगा कि किस तरह से काम जो है वो प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। क्या यहाँ जो मुआवजा है वो देने की बात कही जाएगी, और अगर मुआवजा देने की बात कही जाएगी तो जमीनी सतह तक वो किस तरह से पहुंचेगा, ये बड़ा सवाल, क्योंकि धान की सैकड़ों क्विंटल फसल जो है वो मंडी में बर्बाद हुई है। हीरानगर की सरकारी मंडी में पानी जो है वो पूरी तरह से धान में पहुंच चुका है। धान पानी में डूब चुका है, जिसकी वजह से काफी परेशानियां किसानों को। क्या कुछ कहना है किसानों का, जरा वो सुनिए। तो हम इधर से गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि ये मंडी यहाँ पे इतना पानी है, ये आधा फुट पानी है, और हमारे जितना भी दाना है ना बर्बाद हो गया है। हम कहाँ जाएंगे, किसको पूछेंगे? हमारे बच्चे कहाँ से तालीम हासिल करेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, पैसा कहाँ से लेंगे? हम इस पे ही निर्भर हैं, इस जिम्मेदारी पे निर्भर हैं हम। 8 किसान हैं, 8 किसान हैं जिनकी फसल है, जहाँ पे कोई होगा 1000 के करीब तोड़ा होगा, 50 किलो का भरते हैं, 1200 तोड़ा होगा। 1.5 फुट पानी है, देख लो नीचे। 1.5 फुट में जितना भी 6 महीने का दाना हमने कमाया सारा इधर फिनिश हो गया। ठीक है, देखो हमारी हालत भी देख लो। हम तीन लड़कियां मेरियां और एक लड़का है। ठीक है, तो देखो उनकी ये निर्बल ही है, इस दाने पर ही निर्बल है।
ये दाना हमारा फिनिश हो गया। ठीक है, ये आपके सामने ही है सारा। जितना भी जिमींदार बहुत हैं इधर जा रहे हैं, जार के हिसाब से यह जिमींदार जी आएगा। एक ही मंडी है कुंदचाका, तो ये इसने भी थोड़ा सोचकर इधर खोलना चाहिए था। ठीक है, हमारा जहाँ भी हमारे को जब गवर्नमेंट ने खोला मंडी, वहाँ ही हम दाना फेंकेंगे। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा किस तरह से किसान जो है वो अपनी यहाँ परेशानी सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रंजीव मेहता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीव, जिस तरह से किसानों को काफी परेशानियां वहां पर हुई है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? आशा, मैं आपको बताऊं कि ये जो सरकारी मंडियां कृषि विभाग की तरफ से जो खोली जाती हैं, तो इनमें किसान जो है अपनी फसल को लाते हैं और वहां पे निम्न जो भी समर्थन मूल्य होता है उसके ऊपर बेचते हैं और किसान जो है वो अपनी मंडियों में अपना ये दान बेचते हैं। लेकिन जो ये कुंदेचाकी मंडी है, ये जो हीरानगर के सीमांत इलाका है, जो पंजाब के साथ भी लगता है और पंजाब और पाकिस्तान के साथ भी लगता है, लेकिन यहाँ की मंडी में जब किसानों ने ये पिछले 4 दिनों से इस धान की फसल को लाया, लेकिन उसको उठाने वाला और कोई भी नहीं आया विभाग की तरफ, ना तो एफसीआई की तरफ से और ना ही कृषि विभाग की तरफ से। तो जिसके चलते पिछले 2 दिन से इस इलाके में मौसम तो जो था बहुत नागवार था और किसी ने जहमत नहीं उठाई कि इससे धान की फसल को जल्दी से समेट लिया जाए। लेकिन आज पिछली रात जो बारिश हुई और ओलावृष्टि हुई, उससे ये पानी जो है वो सर्वे को लेकर कोई टीम वहां पर अभी तक पहुंची है कि कितना नुकसान किसानों का हुआ है, उसका सर्वे किया जाए? 11 बजे तक हम उस खेत में खड़े थे, वहां पे कोई नहीं आया। हमने 2-3 कृषि विभाग के अधिकारियों को भी फोन किए, लेकिन उन्होंने अभी तक ना तो हमारी उनसे कोई संपर्क हो पाया या नहीं हो पाया। लेकिन किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो के लिए किसान काफी गुहार लगा रहे हैं। लोगों की 6 माह की जो मेहनत है वो सारी एक ही बारिश के एक ही झटके में बर्बाद करके रखती है। जी आशा। चलिए रंजीव, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रंजीव मेहता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ काम जो है वो किया गया है। किसानों को काफी परेशानियां, लेकिन मुआवजे को लेकर अभी तक कोई काम नहीं, सर्वे भी यहाँ पर नहीं किया गया है। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई भी नुमाइंदा जमीन तक नहीं पहुंचाने की कोशिश हुई है कि आखिर वो सर्वे करे कितना नुकसान किस किसान का हुआ है और किस तरह से उसकी भरपाई होगी। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको श्रीनगर लिए चलते हैं और श्रीनगर से आपको बड़ी खबर दिखा देते हैं। महबूबा मुफ्ती के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आप देखिए बंगला खाली करने को लेकर अब किस तरह से यहाँ पर महबूबा मुफ्ती को कह दिया गया है। सरकार ने श्रीनगर वाला बंगला खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। सरकार ने श्रीनगर वाला बंगला ये खाली करने के लिए निर्देश दे दिया है। महबूबा मुफ्ती को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी हो गया है और महबूबा मुफ्ती 2005 से इस श्रीनगर वाले बंगले के अंदर रह रही हैं। और उसके साथ साथ आप देखिए अब किस तरह से कश्मीर के अंदर हालात जो है वो बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हर एक दिन महबूबा मुफ्ती लगातार आप देखिए बयानबाजी का सिलसिला बदस्तूर जारी रखे हुए थी और महबूबा मुफ्ती को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जो है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। लेकिन अब किस तरह से बात को सामने रखेंगे, ये बड़ी बात रहेगी, क्योंकि इस वक्त आप देखिए 2005 से वो श्रीनगर वाले इस बंगले के अंदर रह रही हैं और सरकार ने श्रीनगर वाला बंगला अब खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है, निर्देश यहाँ पर जारी कर दिया गया है। अब कितनी जल्दी इस बंगले को खाली कराया जाएगा, ये बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से ये नोटिस जारी कर दिया गया है। और उसके साथ साथ देखिए किस तरह से अब कश्मीर के अंदर हालात जो है वो बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सरकार ने श्रीनगर वाला जो बंगला है उसे खाली करने का निर्देश जहां जारी कर दिया है, तो दूसरी तरफ अब देखना ही होगा कि महबूबा मुफ्ती की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आएंगी और किस तरह से अब ये काम यहाँ पर किया जाएगा। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए भी संवाददाता के पास चलेंगे कि आखिर किस तरह से सूरत हाल है कश्मीर के अंदर और कब तक ये बंगला जो है वो खाली यहाँ पर करवाया जाएगा, क्योंकि 2005 से लगातार वो इसी बंगले के अंदर रह रही हैं और अब अगर नोटिस जारी किया गया है सरकार की तरफ से, तो अब देखिए कि किस तरह से महबूबा मुफ्ती जो है वो अपनी बात सामने रखेंगी, क्योंकि हर दिन आपने देखा था कि सुर्खियां बटोरती हुई महबूबा मुफ्ती किस तरह से बातचीत करती हुई नजर आई थी। लेकिन इस बीच में जब ये अब सरकारी नोटिस जारी हुआ है, अब प्रतिक्रिया किस तरह से रहेगी, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए फैजल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फैजल, किस तरह से वहां पर हालात हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है उस पर किस तरह से काम चल रहा है? देखिए, पिछले समय पहले कहा कि 17 साल 2005
नौगाम की नौकरी की अपनी रेसिडेंस से वहां से लाया गया लाया गया तो उनको कहा था कि आप यहाँ पे रह सकते हैं। तो इसके बाद वो लगातार 17 सालों तक यहीं पे रह रहे थे, महबूबा मुफ्ती भी उसके साथ रह रहे थे। तो इससे पहले भी आपको पता होगा जम्मू में जो उनकी रेसिडेंस थी उसको भी वैकेट करना पड़ा उसको, जैसे मुफ्ती मोहम्मद की डेथ हुई थी उसके फौरन बाद ही उन्होंने वो घर भी छोड़ा था, वो फिर कश्मीर आए थे। तो इस वक्त अगर हम बात करें तो जो क्लियरली गुप्ता ऑर्डर मिला है और जो हम तक अपने सोर्सेज हवाले से पता चला उनको कल ही इसका टाइम दिया गया है और कल दिन के अंदर इसको वहां से सारा सामान निकालना होगा। तो बता दें कि जो है स्टेट डिपार्टमेंट के और 1989 में इसको ऑक्यूपाई कर रही है दे रहा है और कई ऐसे सरकारी ऑफिसर वहां से रह चुके हैं, लेकिन फिर 2003 में इसको एक बार फिर रिनोवेट किया गया और फिर जो यहाँ की फाइनेंस के फाइनेंस देखना वो भी यहाँ पे रहते थे और उसके बाद ही मुफ्ती मोहम्मद सईद को ये रेसिडेंस दी गई थी क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से उनको लगातार थ्रेट आ रहे थे। तो उसके बाद इस रेसिडेंस को उनको हवाले किया गया और उनको कहा कि आप यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन आप जैसे ही वो डीसीएम नहीं रहे और सिक्योरिटी रीजन की वजह उनको लगातार वहाँ पे स्टे करना पड़ा और आज एक बड़ी कार्रवाई स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है और एक रजिस्टर नोट भी महबूबा मुफ्ती को गया है जिसको उन्होंने कंफर्म किया है कि हाँ उनको रजिस्टर नोट मिला है। और जो स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे पास खबरें आ रही है कि वो ये कहना कि एक दिन का टाइम उनको दिया गया और एक दिन के अंदर उनको वहां से सारा कुछ सामान वो वैकेट करना है और इसके लिए स्टेट डिपार्टमेंट उनको अल्टरनेट रेसिडेंस का ऑफर भी दिया है, लेकिन फिलहाल महबूबा मुफ्ती की तरफ से उस पर कोई बात नहीं की गई क्या वो अल्टरनेट रेसिडेंस लेगी या नहीं, लेकिन इस पर अभी तक कोई कंफर्मेशन की तरफ से नहीं आई है। लेकिन ये कंफर्म है कि उनको रजिस्टर नोट मिला है और जो हम तक सोचने के हवाले से खबरें आ रही है कि एक दिन का टाइम दिया गया यानी कल दिन के अंदर उनको पूरी रेसिडेंस जो है वो खाली कर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फैजल जुड़ने के लिए। तो फिलहाल नोटिस जारी कर दिया गया है महबूबा मुफ्ती की तरफ से, यहाँ पर कोई भी बयान अभी सामने नहीं रखा गया है और जाहिर तौर पर समझिए कि किस तरह से यहाँ पर बातचीत जो है वो फैजल की तरफ से ये की गई है। और आगे बढ़ जाएंगे, देश की आंतरिक सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों को आज यहाँ पर नमन किया जा रहा है। देश भर में नमन किया गया। राष्ट्रीय पुलिस दिवस पर समूचे देश में आयोजित समारोह में पुलिस फोर्स के वीरों को भावनीय श्रद्धांजलि दी गई और जम्मू स्थित पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल पर भी हर साल की तरह इस बार भी भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एडीजीपी मुकेश सिंह सहित पुलिस विभाग के अन्य अधिकारियों और जवानों ने शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज नेशनल पुलिस डे के मौके पे हम अपने सभी शूरवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा और सालमियत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। 265 वीर जवानों ने जम्मू कश्मीर और दूसरे प्रांतों में आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जानों की कुर्बानी दी है। हम उन सबको सलाम करते हैं। जम्मू कश्मीर में 36 पुलिसकर्मियों ने अपनी बहुमूल्य जानें दी हैं। हम उन सभी जम्मू कश्मीर के शूरवीर जवानों को सलाम करते हैं और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि वो हमें ऐसी शक्ति और शौर्य और साहस दे ताकि हम आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा कर सकें। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लोहा लेते हुए पिछले साल जम्मू कश्मीर पुलिस के 37 पुलिसकर्मियों, सीआईएसएफ के भी 1 जवान और सीआरपीएफ के 3 जवानों ने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था और राष्ट्रीय पुलिस दिवस पर जम्मू के गुलशन ग्राउंड में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में शहीदों को नमन करने पहुंचे एडीजीपी मुकेश सिंह ने ये जानकारी दी। उन्होंने समूचे देश का आंकड़ा देते हुए बताया कि पिछले 1 साल में 264 पुलिसकर्मी, केंद्रीय बलों के ही जवानों ने यहां पर शहादत पाई है और इस समारोह में जम्मू कश्मीर पुलिस में सालों सेवाएं देकर रिटायर हुए पुलिसकर्मियों के अलावा शहीद परिवारों व सियासी दलों के नेताओं ने भी शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि देकर इस देश और देश की आवाम के लिए उनके द्वारा की गई कुर्बानी को याद किया।
गत वर्ष जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 37 पुलिसकर्मी, 1 औद्योगिक सुरक्षा बल व 3 केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल के जवानों ने अपनी कीमती जान को देश व देश की जनता की सुरक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया। जबकि पूरे देश में पिछले 1 साल में 264 पुलिसकर्मी व केंद्र बलों के जवानों ने अपनी बहुमूल्य जान देश व देश की सुरक्षा के लिए न्यौछावर कर दी। आज 21 अक्टूबर को हम फिर से एक बार उन सारे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए जिन्होंने पिछले 1 साल में और उससे पहले भी देश और देश की जनता की सुरक्षा के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। इन शहीदों का संबंध जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा दूसरी केंद्रीय पुलिस बलों व अर्धसैनिक बलों जैसे कि सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इंडो तिब्बतन सीमा पुलिस, स्पेशल सुरक्षा ब्यूरो से है, जो कि सब एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर आखिरी दम तक लड़ते हुए शहीद हुए। जीएम अपनी मांगों को लेकर पीओजे के रिफ्यूजियों ने आज जम्मू में एक बार फिर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन कर रहे पीओजे के रिफ्यूजियों का आरोप था कि देश के बंटवारे ने सबसे अधिक यहां जख्म पीओजे के रिफ्यूजियों को मिले हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने उनके जख्म नहीं भरे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने आर्थिक पैकेज के तहत रिफ्यूजियों को 5.5 लाख रुपए दिए थे, लेकिन अभी भी 20% लोगों को इसका लाभ नहीं मिला है। रिफ्यूजियों ने सरकार से बकाया लोगों को आर्थिक पैकेज देने के साथ साथ सरकार से यहां ज्वाइंट पैरामिलिट्री कमेटी द्वारा तय मुआवजे की बकाया राशि देने की भी मांग की। इन्होंने जो कार्रवाई चल रही थी, फाइलों की स्क्रूटनी चल रही थी, कुछ की हो चुकी है, कुछ अभी भी तहसीलों में पड़ी हुई हैं, जैसे कठुआ में है, सांबा में है, जम्मू में है और रियासी में है, पुंछ में है। वो काम अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया हुआ। हमें ये समझ नहीं आ रही है ये क्यों किया है। हम चाहते हैं उसको जल्दी से जल्दी दोबारा खोला जाए ताकि लोग जो बचे हुए हैं, तकरीबन 20 या 30% रह गए हैं, वो भी कह सकें छाती खोलकर कि हाँ हमारा भी गवर्नमेंट ने काम किया है, हमें भी 5.5 लाख रुपया दिया है। दूसरा जो 24.5 अभी बैलेंस है जो कि जेपीसी ने रिकमेंड किया था, जेपीसी की रिकमेंडेशन पर पूरा अमल दरामद किया जाए। हम गवर्नमेंट को कहते हैं जेपीसी क्यों बनाई गई थी। जेपीसी गवर्नमेंट ने खुद बनाई थी। जेपीसी बनाने वाले यही लोग थे और उन्होंने जो रिकमेंडेशनें दी हैं। जम्मू कश्मीर रियासत के संस्थापक महाराजा गुलाब सिंह जी के 231वें जन्म दिवस पर महाराजा गुलाब सिंह ब्रिगेड द्वारा जम्मू में एसएमजीएस अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महाराजा गुलाब सिंह ब्रिगेड के कार्यकारी प्रधान अनिल रखवाल सहित अन्य ब्रिगेड के सदस्यों ने महाराजा गुलाब सिंह जी की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान महाराजा गुलाब सिंह ब्रिगेड ने जम्मू एयरपोर्ट और दुनिया के सबसे बड़े रेलवे पुल का नाम महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर करने की मांग कर दी। कल भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, आज भी हम बता रहे हैं कि हमारी जो 2 डिमांड्स हैं। सबसे पहले ये डिमांड है हमारी कि जो जम्मू का एयरपोर्ट है वो महाराजा गुलाब सिंह एयरपोर्ट के नाम से रखा जाए, और दूसरी डिमांड ये है कि डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर जो एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज स्थापित हुआ है उसका नाम महाराजा गुलाब सिंह ब्रिज के नाम से रखा जाए। हम यही यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से आग्रह करते हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द इस बात पे संज्ञान लिया जाए। सोशल मूवमेंट पार्टी ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा दिया है। जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार वसोत्रा ने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त करने से पहले केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर की एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का वादा किया था, लेकिन अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद भी 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी आप देखिए केंद्र सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है, जिससे जम्मू कश्मीर की एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों में भारी रोष देखा गया। 3 साल का अरसा बीत चुका है
जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना था, आर्टिकल 370 और 35 से हटाया गया था और उससे पहले करीब 1 साल तक लगातार ये प्रचार प्रसार किया गया था। न्यूज़पेपर में फुल पेज की ऐड दी गई थी कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद या 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर के SC ST OBC को रिजर्वेशन और रिजर्वेशन प्रमोशन वैसे ही मिलेगी जैसे केंद्र में मिलती है या केंद्र शासित प्रदेश में मिलती है। यानी OBC को 27% रिजर्वेशन मिलेगी, SC को 15% मिलेगी और SC को ST को पॉपुलेशन के बेस पे मिलेगी और इसी तरह इनको रिजर्वेशन प्रमोशन भी दी जाएगी। और जितने भी इनके प्रॉब्लम्स हैं, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है या और तरह की इनकी परेशानी है, उनका हल किया जाएगा। ये फुल पेज ऐड तकरीबन 1 साल तक आती रही। आज मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूं, मोदी और शाह की केंद्रीय सरकार से पूछना चाहता हूं, 3 साल का अरसा बीत चुका है, इन लोगों के वो हक, वो अधिकार, वो हकूक कहां है, राइट्स कहां है? चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।